नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। अमेरिका और ईरान ने शुक्रवार को मिडिल ईस्ट में एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे की लड़ाई के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें देखने को मिल भी रही हैं। अमेरिका ने ईरान के और पुलों साथ ही साथ एनर्जी साइट्स पर बहुत सारे हमले किए हैं और ईरान के एक अहम बंदरगाह पर बने टावर को गिरा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान पर दबाव बनाने के लिए कदम उठाया ताकि दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए जरूरी इस जलमार्ग पर ईरान की पकड़ ढीली हो सके। और इसके जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर मिसाइलें दागी। इनमें कतर, जो कि युद्ध में एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभा रहा है, साथ ही साथ कुवैत शामिल है। कुवैत में एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट यानी खारे पानी को मीठा बनाने वाला जो प्लांट है उसको नुकसान पहुंचाया गया है। इस इलाके में कई दिनों से लगातार हमले भी हो रहे हैं और यह संघर्ष मुख्य रूप से होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल के लिए है। अस्थायी युद्ध विराम खत्म होने के बाद 4 महीने से ज्यादा का समय से चल रहे इस युद्ध का कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यानी सेंटकॉम ने शुक्रवार देर रात कहा कि उसने ईरान की मिलिट्री ताकत को कमजोर करने के मकसद से लगातार 7वीं रात हमले किए। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हालिया अमेरिकी हमलों में दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। और इसी वजह से शुक्रवार से इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अमेरिकी सेना ने भी अपने और सैनिकों के घायल होने की बात मानी है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। धमाकों से इराक का जो सैन्य ठिकाना एक बार फिर से दहला है। ईरान ने उत्तरी इराक पर एक के बाद एक कई हमले किए हैं। हथियारों के गोदाम में भीषण आग लगी है। हथियारों के डिपो, सैन्य ठिकाने पर धमाका जो है वो सुनाई दिया है। धमाकों से इराक का सैन्य ठिकाना दहला है। ईरान ने उत्तरी इराक पर कई हमले किए हैं और इसकी वजह से गोदाम में भीषण आग भी लगी। हथियारों के डिपो, सैन्य ठिकानों पर भी धमाका देखने को मिला। अमेरिका ईरान का यह युद्ध अब लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े और कुछ ही देर बाद अजिताभ सिंह और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मनोज जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, अमेरिका और ईरान इस वक्त आमने सामने हैं, तस्वीरें सबको दिख रही हैं, हमले हो रहे हैं। साथ ही साथ अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बारी है, जिससे एनर्जी सप्लाईज की बात हो या खाने पीने की बात हो या जो जरूरत वाली चीजें, जैसे इससे पहले जो ब्रिजेस उड़ाने की तस्वीरें सामने आई थी, इस तरह के हमले जो हैं वो अब देखने को मिल रहे हैं अमेरिका की तरफ से भी, और ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर अभी सिर्फ यही है कि कोई राह नजर नहीं आ रही कि बीच का रास्ता निकल पाए। और जिस तरह से जो है दोनों देशों के बीच अगर अमेरिका की ईरान की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि कोई सोल्यूशन सामने दोनों को नहीं दिख रहा है। और जो कंट्रीज, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कतर हो, वो कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका और ईरान को बीच में जो है ये ला करके टॉक कराया जाए और मध्यस्थता की कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरह से सेकेंड राउंड पे जो ये युद्ध शुरू हुआ है, अब आशा जो है वो लगभग लग रहा है कि खत्म हो जाएगा। लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को ही जो है इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और जिस तरह से ट्रंप का एक पॉपुलरिटी जो है अमेरिका में धीरे-धीरे डाउन हो रहा है और सामने इलेक्शन भी है, तो अब ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ सेकंड या बैक चैनल से ज़रूर वार्ता शुरू हो रही होगी कि किस तरह से जो है फिर से शांति लाया जाए। हालाँकि ईरान जो है अब दूसरा रुख अपना रहा है। हूती को भी जो है कोशिश कर रहा है कि उनको भी इस युद्ध में शामिल किया जाए, ताकि रेड सी में जो आवाजाही होता है जहाज़ों का, शिप का, वो जो है उसको बंद कर दिया जा सके। उससे जो है फिर अमेरिका पे और वेस्टर्न कंट्रीज़ पे एक प्रेशर बनेगा
कि फिर से जो है टॉक किया जाए या शांति किस तरह से बहाल किया जाए। तो इसको लेकर के जो है बहुत से चीज़ हैं जो कि दोनों कंट्रीज जो है कोशिश कर रहा है कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। और जिस तरह से एक और डोनाल्ड ट्रंप ने एलिगेशन भी लगाया है चाइना पे कि उन्होंने 2020 में जो इलेक्शन हुआ था अमेरिका में, वो चाइना ने उसको मैनिपुलेट किया था। आजकल हालांकि जब फर्स्ट टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे तो उस समय भी डेमोक्रेट का ये बोलना था कि रशिया ने किसी न किसी रूप में ट्रंप को सहायता किया इलेक्शन जीतने में। तो ट्रंप और अमेरिका की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे इश्यूज सामने आ रहा है जिसमें तरह तरह की बात कही जाती है और इश्यूज को डाइवर्ट करने का कोशिश जो है ट्रंप कर ठीक है, रहे हैं। और वापस लौटता हूं, एक और बड़ी खबर जरा साझा कर लेता हूं और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा आगे जारी रखेंगे। इस बीच बड़ी खबर, जंग के बीच ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। ईरान से अमेरिका जंग जीत रहा है, आप बहुत जल्द मेहनत का फल देखेंगे। और क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवा भी देते हैं। Produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. America is back and doing really well. देवनाथ सर, डोनाल्ड ट्रंप बयान, अब तो मुझे लगता है कि एक ही चीज बार बार बोलूं तो वो रिपीटिशन हो जाएगा। बयान तो दे ही रहे हैं, हम आपसे लगातार पिछले कई महीनों से चर्चा कर भी रहे। ये जंग हार जीत की ना दिखकर अपने अपने ईगो की सेटिस्फाई करने के हिसाब से नजर आ रही है। इसमें जीत क्या मतलब हासिल क्या हो रहा है? हाँ आशीष, हो ये रहा है कि इस जंग को डोनाल्ड ट्रंप ने जिस उद्देश्य से चालू किया वो बार बार अपना उद्देश्य बदलते रहते हैं। फिलहाल शायद वो अमेरिका की जो आवाम है उनको इलेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं और अपने जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल लीडर रहे हैं। इस जंग में फिलहाल अमेरिका ने क्या जीता? अगर हम देखें शुरुआती दौर में क्या वो सत्ता का परिवर्तन कर पाए? नहीं। क्या ईरान के कच्चे तेल का व्यापार उनके हाथ में आ गया? नहीं। क्या ईरान ने घुटने टेक दिए और कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा? नहीं। क्या ईरान ने 400 किलो यूरेनियम अमेरिका को सौंप दिया? नहीं। और तो और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस युद्ध के पहले सबसे सब देशों के लिए इक्वली खुला हुआ था, बिना किसी खतरे के, बिना किसी टोल टैक्स के, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो आजकल दुविधा में फंसा हुआ है। तो असल में डोनाल्ड ट्रंप ने जीता क्या? हाँ, क्योंकि बिजनेसमैन है, ये मानना पड़ेगा कि इस युद्ध के चलते अमेरिका का ऑयल एक्सपोर्ट और गैस एक्सपोर्ट काफी इजाफा हुआ। अमेरिका की पौबारा इसलिए भी हो गई क्योंकि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो अब प्रैक्टिकली अमेरिकन ऑयल बन चुका है। तो अमेरिका डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली काफी गेन करता है क्योंकि दुनिया भर में कच्चे तेल का ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। वेनेजुएला के कंट्रोल ऑयल को भी अब वो कंट्रोल कर रहा है। हाँ, एक इनडायरेक्ट बेनिफिट ये हो गया कि युद्ध के चलते हुए दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत $70 से बढ़कर बीच में तो $110 प्रति बैरल हो गई थी। अभी भी कच्चे तेल की कीमत जो है युद्ध के पहले जो $70 प्रति बैरल थी, अभी भी वो $85 प्रति बैरल के आसपास मंडरा रही है। तो अमेरिका जो कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर रहा था युद्ध के पहले, अमेरिकन ऑयल WTI इंडेक्स जो कि 70 के आसपास $70 प्रति बैरल के आसपास मंडरा रहा था 1 मार्च के पहले, अमेरिका को विंडफॉल हो गया। उसी तेल को पिछले कुछ महीनों से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई अमेरिका जो है $80, $85, $90 प्रति बैरल बेचकर माला माल हो गया। जी, इस बीच एक और बड़ी खबर साझा कर लेते हैं। ईरान ने अमेरिका के हमलों का करारा जवाब दिया है। कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में जबरदस्त हमला किया। यानी अमेरिका एक तरफ हमला कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार कर रहा है।
अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। कतर में एक के बाद एक 11 धमाके जो है वो किए गए हैं। अजिताभ जी, बहुत स्वागत है आपका छोटा सा रिएक्शन इस पर। और एक पिक्चर में क्लियर करना चाहता हूं, समझना भी चाहता हूं कि ये वही सैन्य ठिकाने हैं जो पिछले 4 महीने से हमले किए जा रहे हैं। अब तक उसी जगह पर इतने हमले होते तो सब तो खत्म हो चुका होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि इतनी बमबारी के बावजूद भी और एक ही ठिकाने पे, और ये भी अमेरिका क्लेम करता है कि उसके जो अटैक हैं वो 80% 85% एक्यूरेट हैं। तो अगर इतने अटैक एक ही जगह पे और आपने लगातार, अभी देखिए पिछले 7 नाइट से रात से लगातार ये कह रहे हैं कि भाई अटैक हो रहा है, तो क्या ईरान के पास इतनी कुव्वत है या इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो आपके सारे हमलों को सह लेता है? या तो आपके पास एमुनिशन में कुछ खामियां हैं, यही तो कहा जाएगा। क्योंकि इतने अटैक के बाद, और ये देखिए पिछले साल भी आपने 12 दिन का अटैक करके कहा सारे ठिकाने उसके परमाणु के खत्म कर दिए उसके। अब इस बार 4 महीने हो गए, 40 दिन की तो कड़ाड़ी एकदम जो कहते हैं लड़ाई हुई। हाँ। उसके बावजूद भी नहीं ईरान सरेंडर कर रहा है। तो कह भी रहे हैं अजिताभ जी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी मेहनत, मतलब मेहनत का जो है फल दिखेगा। वो मेहनत उनकी इतनी जबरदस्त चल रही है 4 महीने से कि बीच में हार पैतरा आजमा लिया है, लेकिन पता नहीं क्यों हार जीत वाली जब बात आती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि अपना अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो अहम की लड़ाई है एक तरह से कह लीजिए। राष्ट्रपति ट्रंप, जैसा देवनाथ सर ने बिल्कुल सही कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को जेसी पोवा जो 2018 में इन्होंने खत्म किया, अब उससे ज्यादा चाहिए। अभी तक उनके हासिल कुछ नहीं हुए हैं। जेसी पोवा और परमाणु प्रोग्राम तो दूर की बात है, ऊपर से हॉर्मुज की सौगात उनको मिल गई। तो वो तो एक कहते हैं ना, अपने यहाँ कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो हाल हो गया उनका कि इतने खर्च होने के बावजूद, खर्च का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, वो तो कांग्रेस को बताते भी नहीं ठीक से। लड़ाई करने के जो भी अमेरिका के अंदर कानून है उसकी भी उन्होंने तौहीनी की है। जो विश्व व्यवस्था है उसकी धज्जियां उड़ाई हुई हैं। गल्फ के देशों के पास कहने को वो सपोर्ट देने के लिए ऑयल फॉर डिफेंस सिक्योरिटी, ये उनका था कि तुम मुझे तेल दो, हम तुमको सुरक्षा देंगे। क्या सुरक्षा दी है? अमेरिका के भी जितने भी लगभग 15-20 अड्डे पूरे मिडिल ईस्ट में हैं, उसको भी ईरान ने छोड़ा नहीं है। देखिए, ये नो डाउट कि अमेरिका और ईरान में कोई कंपैरिजन तो है नहीं आशीष जी। उसके बावजूद भी ईरान अगर इतने हमले कर पा रहा है और 47 सालों के प्रतिबंध के बावजूद, आप देख लीजिए कितनी, इसमें तो किसी की भी कमर टूट जाएगी, फिर भी ईरान खड़ा है। उसके जज्बे को तो मानना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ये समझ नहीं पा रहा है, इसके कोई भी पार्टनर इसके साथ नहीं आए। नेटो जैसे देश भी इसके साथ नहीं खड़े हुए, जो कि हमेशा इतिहास रहा है गल्फ वॉर 1 में, गल्फ वॉर 2 में, और अगर इसको गल्फ वॉर 3 की संज्ञा दी जाए तो इसमें तो कोई भी अमेरिका के साथ नहीं आया, खुल के तो एटलीस्ट नहीं आया है। हाँ। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों में खामियां रही हैं। उसकी वजह से अमेरिका पे भरोसा इनके अपने पार्टनर्स का घटा है, और यही वजह है कि अमेरिका के साथ इतने रिक्वेस्ट और दबाव, आप कह लीजिए, वो तो खुल के गाली भी दे रहे हैं, कितने नेताओं को उन्होंने, किसी को तो छोड़ा नहीं है, फिर भी कोई नहीं आ रहा है। तो दैट मींस देयर इज अ ह्यूज गैप, एंड अमेरिका उसको भरने की जरूरत है, नहीं तो आगे विश्व व्यवस्था बदल रही है और उसमें अमेरिका की साख घट रही है। और कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा भी उनके लिए आ रही है। मनोज जी, डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, मिड टर्म चुनाव, और बहुत सही पॉइंट जो है यूके देवनाथ सर ने जिक्र किया कि ये चुनाव वाला गेम है, ये सब कुछ उसके लिए हो रहा है कि अचानक से इतने एग्रेसिव हो गए, आप हमले कर रहे हैं, जिससे आप मैसेज दे पा रहे हैं कि जो मैंने फैसला लिया था, हालांकि उन फैसलों को भी कटघरे में खड़ा किया उनके अपने ही लोगों ने, उनकी अपने ही पार्टी के लोगों ने, तो ऐसे में वो एक बार फिर से उस चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो हार जीत वाला फैक्टर दिख रहा है क्या आपको? डोनाल्ड ट्रंप जी का जो स्टेटमेंट होता है, अप्रोच है, वो बहुत ही मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि
अगले 6 घंटा में उनका क्या जो है वो स्टेटमेंट आएगा। हालाँकि अभी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल उनका अप्रोच रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पिछले 7 दिनों से जो ईरान पे हमला हो रहा है, उनके ब्रिजेज़ को तबाह किया जा रहा है, चाहे रेल नेटवर्क को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और 38 लोग भी जो है ईरान में मारे गए हैं, लगभग 200 से ज़्यादा घायल भी हुए हैं। तो अभी कोई बैक चैनल का भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। चाइना और पाकिस्तान के साइड से जो कि इन्वॉल्व था, ख़ास करके पाकिस्तान की मध्यस्थता हो, उनके साइड से भी जो है एक स्टेटमेंट आया है कि वार्ता सिर्फ़ फिर से जो है शुरू होनी चाहिए, शांति बहाल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अब आगे आने वाले 2-3 दिन में नॉर्मली बमबारी जो हो रहा है, ये ज़्यादा दिन तक तो चल नहीं सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अमेरिका का क्या रुख रहता है, फुट ऑन द ग्राउंड की बात भी कही जा रही है कि क्या 1 लाख से डेढ़ लाख के बीच में क्या अपने सैनिकों को ईरान में उतारेगा। जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से वार्ता भी नहीं कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। तो अनप्रेडिक्टेबल माहौल में अब डोनाल्ड ट्रंप को ही डिसीजन लेना है कि क्या वो किस तरह से इलेक्शन जो बिल्डिंग इलेक्शन है नवंबर में, वो किस उन्होंने तरह तो से। फैसला ले लिया। उन्होंने तो कह दिया कि हमले जो हो रहे हैं उसी हिसाब से चल रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो इसका फल मिलेगा। बहुत मीठा फल खिलाने को तैयार बैठे हैं। मैं वापस लौट रहा हूं, जरा एक बड़ी खबर साझा कर लेते हैं। इराक के सुलेमानिया में बड़ा ड्रोन हमला देखने को मिला है। ड्रोन हमले से इराक में भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। कुर्दिस्तान में हथियारों के गोदाम पर हमला किया गया है और इस ड्रोन हमले से इराक के पहाड़ में भी आग लगती हुई नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं परेशानी की बात है। यूके देवनाथ सर, उनके लिए चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिकी एयरबेस बना रखे हों, वो मदद कर रहे हों, उनके स्पेस दे रहे हों, साथ ही साथ ईरान जानता है कि वो कैसे उस नस को दबाए जिससे डोनाल्ड ट्रंप तिलमिलाते हुए नजर आएंगे। वही तो सुरक्षा की बात कर रहे थे, वो सुरक्षा भी नहीं मिलेगी। ऐसे में इराक पर लगातार हमले करना, या फिर बहरीन की बात करें या दूसरी ऐसी जगह जो निशाने पर रहती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्लियर मैसेज है कि आप हमले कर रहे हैं तो हम भी आपको जवाब देना जानते हैं। हाँ, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध चालू किया है, इराक का रवैया जो है थोड़ा थोड़ा अमेरिका की सपोर्ट में रहा है। इसका कारण ये है कि ईरान की जो प्रेजेंट सरकार है बगदाद में, सद्दाम हुसैन के बाद से वो अमेरिका के सपोर्ट से ही खड़ी है। अमेरिका ही फंडिंग करता है, अमेरिका ही इराक का कच्चा तेल खरीदता है, उससे जो डॉलर की कमाई होती है उसको अमेरिका ही मैनेज करता है। तो इराक के अंदर अमेरिका के 2 पर्पस हैं। एक तो उत्तरी इराक में जो कुर्दिस्तान वाला इलाका है, वहाँ कर्द लड़ाकों को अमेरिका की CIA के एजेंट तैयार करते हैं, इस उद्देश्य से कि भविष्य में मौका मिलने पर कर्द लड़ाकों को उत्तरी इराक से उत्तरी ईरान के अंदर घुसाया जाएगा। इसमें अभी तक उनको कोई खास सफलता नहीं मिली है। और दूसरा उद्देश्य अमेरिका का इराक में ये है कि इराक में अपनी जो छोटी छोटी सैनिक छावनियां हैं उनको और मजबूत किया जाए। इराक और ईरान का बीच का जो बॉर्डर है वो करीबन 900 किलोमीटर है। तो शायद भविष्य में, निकट भविष्य में ऐसी जरूरत पड़े कि अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स को ईरान के अंदर इराक के रास्ते भेजना शुरू करे, बूट्स ऑन ग्राउंड। जबकि ये कॉन्सेप्ट अमेरिका में पॉपुलर नहीं है। ना डेमोक्रेट्स ना रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन ट्रूप्स को ईरान के खिलाफ डिप्लॉय करे बड़ी तादाद में। लेकिन अगर इराक में बड़ी तादाद में बूट्स ऑन ग्राउंड पोजीशन किए जाते हैं तो इराक की छावनियों को थोड़ा थोड़ा तैयार करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक सप्लाई चेन की बेसिक जो फनलिंग है उसको बनाना पड़ेगा, जो भंडारण क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो शायद ऐसे ही टारगेट्स पर ईरान बीच बीच में हमला करता है ताकि अमेरिकन फौज की तैयारियां और कर्द लड़ाकों को जो हेल्प मिल रही है उस हेल्प को इंटरडिक्ट किया जा सके। हाँ, ये जिक्र आपने अच्छा किया और इसी से जुड़ी एक खबर है। इराक ईरान सीमा पर भी हलचल देखने को मिली, वहां पर भी हमला हुआ है। खासकर PJA के ठिकाने
ठिकाने पर यह हमला हुआ है। कुर्द अलगाववादी संगठन के ठिकाने पर यह हमला देखने को मिला है। तो कुर्द अलगाववादी संगठन के ठिकाने लगातार निशाने पर हैं। अजताब जी, क्या हासिल होगा इन ठिकानों को मिटाने से भी, क्योंकि आप हमले तो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं? देखिए, ये तो अमेरिका की कोशिश है। जो कुर्द हैं, कुर्द चाहे वो इराक के हों या ईरान में भी कुछ कुर्द हैं, उनको तोड़ा जाए, उनको शायद एक हथियार बना के, जैसा कि देवनाथ सर ने कहा, सीआईए ये कोशिश बड़ा लगातार करता रहा है। और मुझे लगता है अभी इराक के प्रधानमंत्री जो नए बने हैं, अमेरिका के ही सहयोग से बने हैं, और वो उनकी अभी अमेरिका में यात्रा हुई और राष्ट्रपति ट्रंप के यहाँ तो बड़ी उनकी तारीफ हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आप आगे बढ़ के कह लीजिए, एक तरह से वो मीठा मीठा लगा के उनको अपने पक्ष में रखने की कोशिश की। तो एक तरफ ये जो जिस तरह से जो आतंकवादी कह लीजिए या थोड़े से डिसग्रंटल्ड एलिमेंट हैं जो इस्लामिक रेजिमे के अगेंस्ट हैं, उनको तोड़ने की कोशिश, दूसरी तरफ ईरान में जो जनता है, जो आवाम इस्लामिक रेजिमे के अगेंस्ट रही है, उसको तोड़ने की कोशिश, उसको हथियार देने की कोशिश, और तीसरी तरफ ये लगातार आर्थिक एक कह लीजिए कि जो नाकाबंदी की है और अब सैन्य नाकाबंदी फिर से कर रहे हैं। ये सारी कवायद उनकी है कि किसी तरह से इस रेजिमे को हटाया जाए या इस रेजिमे को झुकाया जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि अब कम से कम एक खास करके एमओयू में तो ऐसी बातें थी जो ईरान के पक्ष में थी, रेजिमे के पक्ष में थी। वो धरातल पे कितना अमेरिका उनको देता नहीं देता, ये एक क्वेश्चन मार्क था। उसके भरोसे की कमी थी और उसकी वजह से ईरान हॉर्मुज को छोड़ना नहीं चाहता था, और ये भरोसा देगा भी कोई कौन, ये भी एक क्वेश्चन मार्क था। तो अभी फिलहाल तो यही दिख रहा है कि युद्ध और बढ़ेगा और लगातार अब जो अटैक हैं वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन से बढ़ के जो सिविलियन एरियाज हैं, चाहे पुल की क्षति हो रही है, रेलवे स्टेशन पे भी अटैक की खबरें आई हैं, जो हवाई अड्डे हैं वहां पे भी अटैक हो रहे हैं। इसके अलावा पावर स्टेशंस और डिसैलिनेशन प्लांट पे भी अटैक की खबरें आ रही हैं। कुवैत में ईरान ने अटैक किया इस तरह से। तो इससे तो वहां पूरे क्षेत्र की आवाम और ज्यादा परेशान होगी। अल्टीमेट लूजर वहां की जनता है पूरे क्षेत्र में, चाहे वो खाड़ी के देश हो, चाहे वो ईरान हो। अब तो इराक भी उसमें ज्यादा शामिल हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप को हासिल अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ताकत से अगर वो कर लेते तो शायद वो 4 महीने बनाम 40 साल में भी हो जाता। अभी भी सॉल्यूशन बातचीत ही एकमात्र दिख रहा है। मनोज जी, क्या ये प्रेशर बनाने का काम है गल्फ कंट्रीज पर कि हम आपके ऊपर हमले करेंगे और आपको अब स्टेप लेना है, क्योंकि वो उनसे भरोसा हार चुके हैं? वो शायद ईरान ये सोच रहा हो कि इन पर हमले करके इनके लोग जो है प्रेशर क्रिएट कर पाए। अच्छी बात ईरान के लिए यह है कि वो गल्फ कंट्रीज में जितने लोग रहते हैं, कंट्रीज तो किसी न किसी रूप में अमेरिका को साथ दे रहा है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो चाइना को, वो जो है ईरान को किसी न किसी रूप में, चाहे रिलीजन के रूप में जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत मुश्किल हो रहा है गल्फ कंट्रीज को भी, और अमेरिका को तो बहुत ज़्यादा है। और एक हाईली एस्पायर्ड, नॉर्मली अमेरिका ने सोचा कि जिस तरह से वेनेजुएला में जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया और आसानी से जो है वो सत्ता परिवर्तन वहाँ पे हो गया, वही चीज़ जो है पिछले 40 साल से हमें अमेरिका कोशिश कर रहा था कि ईरान में ये हो। लेकिन जिस तरह से IRGC वहाँ पे मजबूत कंडीशन में है, और जिस तरह से खामेनेई का जो अमेरिका ने फरवरी 28 को जो डेथ किया था और उसके शव यात्रा में जिस तरह से करोड़ों लोग शामिल हुए, उससे जो है वो IRGC और मजबूत हो गया है। और रिजिम चेंज अभी भी अमेरिकन ब्यूरोक्रेट्स या फॉर्मल ब्यूरोक्रेट्स, अभी वो या मागा के जो लोग हैं उनको लग रहा है कि रिजिम चेंज हुआ। गरीबी के कारण लोग जो है सड़क पे आएंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ख़त्म करेंगे ईरान में, तो लोग जो है सपोर्ट करेंगे अमेरिका को, या एक डिफरेंट लीडरशिप वहाँ पे निकलेगा, उभरेगा, और दबाव बनाएंगे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को भी कि वो भी जो है इमोशनल वे में एक सेकेंड लीडरशिप को वो तैयार कर पाए।
ऐसा जो है वो लग नहीं रहा है कि ईरान में कोई सेकंड लीडरशिप हो और आईआरजीसी वहाँ बैठ के देखेगा और किसी को प्रदर्शन भी करने देगा या किसी को उभरने भी देगा। ऐसा आने वाले समय में कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। और जहाँ तक चूंकि ईरान के पास एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि पिछले 40 साल से जो है अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ वो लड़ा है और वो जानता है कि कैसे लड़ा जाए। वहाँ के लोग में भी जो है एक हैबिट हो जाता है कि पिछले 30 साल 40 साल से जिस तरह से आप वहाँ पे रह रहे हैं और एक नफरत का जो अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ जो वहाँ के लोगों में एक नफरत है वो जो है कंटिन्यू रहा ठीक है, है। वो कभी हटा नहीं है। ये जो है बहुत एडवांटेज है ईरान के लिए। अब ये देखना है कि अमेरिका का अगला स्टेप क्या होता है, आगे वो किस तरह से क्या वो अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप वही है सर, जैसा हम लोग हमेशा बोल रहे हैं, आपने भी कई बार जिक्र किया है कि इधर से वार पलटवार वाला ही स्टेप है। कोई और कूटनीति स्ट्रैटेजिक मूवमेंट्स पे अगर हम जाएंगे तो उसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। एक बार आप देखिए, फिर से अमेरिका ने ईरान पर पलटवार किया है। कई शहरों पर एक साथ हमला देखने को मिला, चाहे इसमें अहवाज हो, बुशहर हो, बंदर अब्बास, इन सब जगहों पर हमले एक के बाद एक देखने को मिले। नाकेबंदी पर भी अमेरिका जो है सख्ती दिखा रहा है। 4 जहाज रोके और एक पर यूएस ने कब्जा भी किया है। यूके देवनाथ सर, ये जो हमले हो रहे हैं, चाहे अहवाज हो, बुशहर हो, बंदर अब्बास हो, और उसके बाद से जिस नाकेबंदी को हटाने की बात सामने आई, अब उस नाकेबंदी पर सख्ती अमेरिका दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और ज्यादा भीषण बमबारी कर रहा है। लेकिन इस बमबारी से तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा नहीं। ईरान तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खोलेगा जब उसकी इच्छा होगी, और उसकी इच्छा तभी होगी जब अमेरिका बातचीत के द्वारा गिव एंड टेक पॉलिसी के तहत ईरान को कुछ सहूलियतें देगा। और ईरान को क्या चाहिए सहूलियतें, ताकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। सहूलियत नंबर 1, वो कह रहा है कि अमेरिका बात करे और बराबरी का दर्जा देते हुए, इज्जत के देते हुए बात करे। इस तरह से अमेरिका बात ना करे जैसे कि बातचीत के टेबल पर अमेरिका कोई सुपर बॉस है और ईरान कोई छोट भैया है। ईरान कहता है बातचीत का माहौल हमेशा ऐसा होता है जैसे कि अमेरिका कनपटी पर तमंचा रख के बात कर रहा। तो ईरान की बहुत ही छोटी सी और सहज और मेरे हिसाब से एकदम मानने योग्य डिमांड है कि अमेरिका बात करे, लेकिन इज्जत के साथ बात करे। जी, ये कैसे होगा सर? ये आपने ये तो वो वाली बात कर दी कि वो मतलब हम और आप जानते हैं कि इज्जत जो है मांगी थोड़ी ना जाती है, तो कमाई जाती है। वो भी नहीं कमा सकते आप। बीच में तो चीजें ठीक हो गई थी ना सर, उसके बाद आपने क्या कहा कि नहीं, जो हमने रूट तय किया उससे इतर शिप जा रहा था, इसलिए हमने हमला कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं आपको भी तो नरम पड़ना पड़ेगा ना, तब तो आप उस इज्जत के हकदार रहेंगे कि हाँ फिर आप बातचीत कर पाए। वो तो कर ही रहा अमेरिका, अड़िया लहजे से है। डेफिनेटली ईरान को थोड़ा फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। हुआ ये कि जो एमओयू साइन हुआ, एमओयू के 5वें बिंदु को ईरान ने इस तरह से अनुवादित किया कि एमओयू का जो 5वां बिंदु है वो ईरान को और ओमान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एडमिनिस्ट्रेशन करने का हक देता। जब मैंने भी 5वें क्लॉज को बार बार पढ़ा तो उसमें कहीं पर भी यह वर्णन नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने में अमेरिका का क्या रोल होगा, कुछ नहीं लिखा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने में दूसरे गल्फ स्टेट्स का क्या रोल होगा, कुछ नहीं लिखा। 5वें अनुच्छेद में सिर्फ ईरान और ओमान को हक दिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का और चलाने का। तो ईरान ने अपनी तरफ से, ईरान को लगता है कि उसने अपनी तरफ से तो ओमान के साथ बात की। ओमान शायद खुलकर सामने नहीं आया, इसलिए ईरान को लगता है कि वो अपने हिसाब से एमओयू के 5वें बिंदु के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चलाएगा। इस तरह की व्यवस्था करके ईरान क्या कर रहा है, ईरान ने कहा एक वो कोई टोल टैक्स नहीं लेगा, नहीं ले रहा है। अभी तक जितने जहाज
ईरान के कंट्रोल में गए हैं। उन्होंने सिर्फ ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मुज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और गए हैं, उनको कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ा। ईरान की सिर्फ एक ही ऑर्डर होती है कि आप अपना ट्रांसपोंडर ऑन रखें, ट्रांसपोंडर को ऑफ ना रखें। तो ये तो आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का भी नियम है। वैलिड ठीक है सर। आ रहा हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। एक जरा जरूरी खबर है ये। इराक की कुर्दिस्तान की भी राजधानी इरबिल पर हमला जो है वो देखने को मिली है। इराक के इरबिल में ईरानी ड्रोन जमकर तबाही मचाई। ईरानी ड्रोन के खिलाफ सीराम का प्रयोग जो है वो देखने को मिला है। देवनाथ सर आप अब कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद अजताब जी का मैं रुख करूंगा। तो ईरान का जो इंटरप्रिटेशन है वो स्वाभाविक है कि वो अपने हिसाब से करेंगे। एमओयू में जो भावना मैंने भी बार बार पढ़ा, भावना ये है कि ईरान मदद करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो माइंस लगाई गई हैं उनको क्लियर करने का जो प्रावधान है वो भी उसमें ईरान को ही दिया गया है। एमओयू के 5वें बिंदु में कहीं पर नहीं लिखा कि कोई दूसरा देश, अमेरिका या नेटो का देश या दुनिया का कोई दूसरा देश आके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा या वहां से माइंस की क्लियरिंग करेगा। तो ईरान अपने तरफ से इंटरप्रिटेशन कर रहा है जो कि शायद जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लीगल एक्सपर्ट्स हैं जी, ईरान की इंटरप्रिटेशन 5वें बिंदु का ज्यादा सटीक लग रहा है बनिस्पत अमेरिका का ये कहना कि नहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से खुल गया है, आजाद हो गए हैं। और जो 27 फरवरी के पहले जिस तरह से शिपिंग चल रही थी वो चलेगी। हाँ, दो सवाल यहां से उठते हैं अजताब सर। एक तो पहला ये कि मैं जो अपने नजरिए से देख पा रहा हूं वो मैं देख पा रहा हूं लालच वाली बात कि इधर ईरान जानता है कि अब तो वो समय आ गया जब इन्होंने मौका दे दिया है तो अब दावा ठोक दो कि दिस इज माइन। दूसरी तरफ अमेरिका का भी क्या वो लालच आप देख पा रहे हैं? स्टेट ऑफ हॉर्मुज की मैं बात कर रहा हूं उस लिहाज से। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसके इतर बाब अल मंदेब की अगर हम बात करें तो क्या वहां पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पूछा आशीष जी। देखिए, पहले अब अमेरिका ने अपनी रणनीति चेंज की है, वो साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ वो खाड़ी के देशों को अपने पक्ष में फिर से करने की कोशिश कर रहा है। खाड़ी के देश कहीं ना कहीं ये 4 करोड़ 4.5 करोड़ का जो ईरान क्लेम कर रहा है कि लोग जनाजे की रस्म में जो आए, उससे थोड़ा सा उसको मनोबल मिला है कि जनता उसके साथ है। तो उससे हो सकता है खाड़ी के देश में थोड़ा डर आया हो कि इस्लामिक रेजिमे अभी भी है और जम के खड़ी है। हो सकता है इस डर से और अमेरिका के सपोर्ट में वो खुल के आ जाएं। एक अमेरिका की ये चाहत है। दूसरी तरफ देखिए, अभी इराक के प्रधानमंत्री वहां व्हाइट हाउस में गए, उनको बहुत अच्छे से मान सम्मान ट्रम्प ने किया। तो वो चाह रहे हैं कि इराक जो बहुत बड़ा एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है और वहां पे कई अलग अलग धरे हैं, तो वो शायद इन्हें खुल के नहीं तो कम से कम कुछ तो सपोर्ट करें अमेरिका को। तो वो एक स्ट्रेटजी यहाँ पे दिख रही है। तीसरा, नेटो के देशों से फिर, क्योंकि नेटो की समिट में जो अंकारा गए थे राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने कहा है कि उद्देश्य यही था कि तुर्की जैसे देश जो ईरान के सपोर्टर रहे हैं उसको किसी तरह से मिलाया जाए, समझाया जाए। तो इस तरह से कवायद उनकी फिर से जो कहते हैं एक गुटबंदी की वो कोशिश जारी है। दूसरी तरफ सैन्य जो हमले हैं उसको इन्होंने बढ़ा दिया, उसका क्षेत्र भी बढ़ा दिया और उसकी मारक क्षमता भी बढ़ गई है। तो ये, और तीसरी तरफ आर्थिक नाकाबंदी भी फिर शुरू कर दिए। ये कोशिश उनकी जारी है कि किसी तरह से हॉर्मुज को छुड़ाया जाए, क्योंकि हॉर्मुज ही एकमात्र अब जो गले की हड्डी बन गया है। न्यूक्लियर का तो मुद्दा पीछे चला गया, बातचीत में जो भी है वो पॉइंट तो बहुत पीछे रह गए। 30 दिन वो कहते हैं कि 30 दिन से 60 दिन में सारी चीजें होंगी। हॉर्मुज में न तो अंडर जो समुद्री माइंस हैं, सुरंगे हैं, ना वो हटी है, न रास्ते का प्रॉपर अभी तक क्लियरिफिकेशन हुआ है। 3 रास्ते वहां पे खुल गए। ईरान का अपना तो पहले से है, बीच के रास्ते पे बारूदी सुरंगें लगी हुई है, इधर से ओमान का रास्ता है। तो कोशिश यही है कि पहले हॉर्मुज को खाली करवाया जाए,
नहीं तो आपने जो कहा बाब अल मंदेब का, अब ईरान के पास एक बड़ा हथियार बाब अल मंदेब भी ही बचा है, जहां हुती को यूज करके, जो इसके प्रॉक्सी हुती हैं, उसको यूज करके उसको बंद कर सकता है। और अगर बाब अल मंदेब बंद होता है, हॉर्मुज बंद है, तो इससे दुनिया का लगभग 35 से 40% तेल की जो आवाजाही है वो ठप हो जाएगी। और सिर्फ तेल ही नहीं, इससे व्यापार का भी एक बड़ा हिस्सा वहां होता है, जो लाल सागर से यूरोप की ओर जाता है, वो भी रुकेगा। और एक और चीज मैं यहाँ आशीष जी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो इंटरनेट के केबल्स हैं वो भी इस रास्ते से बहुत जाते हैं। बहुत तो चालाक, अगर उस पे बहुत चालाक है अटैक सर, होता आप तो बहुत उससे चालाक है, बहुत चालाक है आप। मन पढ़ लेते हैं मेरा, और सवाल आपने पकड़ लिया। मैं उस पे ही आ रहा था कि वो उस पे तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। वो केबल वाली कहानी, वो तो उससे मतलब आप सोचिए कि सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, लेकिन उस केबल का क्या, जिससे पूरी दुनिया इस वक्त टिकी हुई है। मुझे लग रहा है हॉर्मुज से ज्यादा इंपैक्ट उस केबल में अगर चीजें गड़बड़ हुई तो झेलना पड़ जाएगा अजिताभ सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी ईरान के पास कई ऐसे अस्त्र शस्त्र कह लीजिए हैं, हाँ। और केबल का जो एक बहुत बड़ा, इससे देखिए विश्व व्यवस्था में एक आर्थिक जो है ना, ये आर्थिक नाकाबंदी जो हॉर्मुज की हो रही है, ये वैश्विक आर्थिक नाकाबंदी इसका हो सकता है। पूरा बैंकिंग, स्टॉक, जितने भी व्यापार हैं, शिपिंग है, हर चीज आज के डेट में इंटरनेट पे चलता है, कम्युनिकेशन तो खैर है ही है। तो ऐसे में ईरान अगर उस एरिया को हूती के सहारे हिट करता है तो ये और एक बड़ी समस्या की शुरुआत होगी, और ये खतरा है, इसकी संभावना पूरी पूरी है। इसलिए अभी तो कई उसके पास, ईरान के पास हथियार हैं, तेल के जो इसके भंडार हैं, व्हाट इफ फ्रस्ट्रेशन में एट लास्ट ये तेल के भंडारों पे, खास करके जो इस एरिया में, हॉर्मुज के एरिया में, उसी में आग लगाना शुरू कर दे, तो दुनिया की तो क्षति ही क्षति है। उसकी भले तबाही हो, उसकी तबाही तो है ही है। तो ऐसे कई चीजें हैं, चाहे इंटरनेट के केबल्स हो, चाहे वो बाब अल मंदेब का एरिया बंद करना हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑयल के ठिकाने पे, जो कहते हैं ना सुइसाइड करना, आत्मघाती, खुद ही वो अपने आप को मार ले। और ये कौम ऐसी है, ये तो जिहाद की बात करती है, जन्नत की बात करती है, शहादत की बात करती है, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं, और मरता क्या ना करता, वी ऑल नो। तो ये खतरा आशीष जी बना हुआ है, अमेरिका कितना भी चाह ले। आज 4 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक तो कोई सोल्यूशन इतनी बमबारी तबाही के बावजूद भी नहीं कर पाया है। अभी भी ईरान के, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, कई ऐसे उसने छिपा के रखे हुए हैं अपने अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मास्त्र तो है ही उसका, हॉर्मुज, और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि एंड मोमेंट पे सारा गेम पलट दे ईरान। उस समय वो जो है हमले और वो भी तेज करना शुरू कर दे कि ठीक है, आपने सरप्राइज दिया, हम समझ ले रहे थे, अब हमारे पास पूरी डिटेलिंग है और एक एक करके आपको बताते हैं कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। वापस लौटूंगा, एक जरा बड़ी खबर साझा कर लेते हैं। इरबिल में पैट्रियट सिस्टम को नष्ट करने का दावा भी सामने आया है। यूएस पैट्रियट सिस्टम पर हमला सफल रहा है, ईरान ऐसा कहता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। मनोज जी, ईरानी सांसद का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, उनका नाम आपको बताता हूं। उनका नाम है अहमद बख्शायश। इन्होंने क्या कहा है वो समझिएगा। ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर जमीनी हमला किया तो ईरान कुवैत और बहरीन पर भी जमीनी हमले करने में सक्षम है। और अब ये देखना है कि आगे जो है अमेरिका का क्या रुख होता है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर रहा है और कुछ लोगों का भी जो है डेथ हुआ है। अगर अमेरिका जो है अगर सिविलियन एरियाज में अगर मिस्टेक से भी अगर उसका मिसाइल आ जाता है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी होगा। और इससे जो है फिर ईरान जो है, इराक हो चाहे लेबनान हो, इराक हो चाहे बहरीन हो, ये सब एरियाज में यूएई हो, अब वो भी जो है सिविलियन एरिया में जो है हमला करेगा। तो इससे ये वो हो जाएगा कि फिर से जो है युद्ध की स्थिति में मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है। और लेकिन ये बात एडवांटेज में आ जाता है ईरान का कि लोग जो है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ के लोग जो है वो लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है ईरान के खिलाफ। और जिस तरह से बताया उन्होंने कि क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज होने के कारण ईरान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि इराक पे
या बहरीन पे, ये सब एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमला कर सके और एडवांटेज ले सके। वो चूँकि वेनेजुएला की अगर हम बात करें, चूँकि अमेरिका के वो नज़दीक था, इसीलिए आसानी से जो है अमेरिका उस एरिया में अपना वर्चस्व बना लिया, चाहे कि वहाँ के जो तो राष्ट्रपति आप था आप उनसे आप कर इशारा लिया। कर रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं कि वो उसकी उसकी यही मंशा है कि वो चुपके से एक दिन वो हमला करेगा। और कब्जे वाली बात जो आप कह रहे हैं, इतना आसान रहेगा क्योंकि वहाँ का जो मैं समझ पा रहा जोग्राफिकल चीज़ें जो हैं वो बहुत चैलेंजिंग हैं। सही बात है, ज्योग्राफी इतना फेवर कर रहा है ईरान को, और जो भी सर्कमस्टांसेस अराइज हुआ है, और एक रिलीजन फैक्टर भी है वहाँ पर, और अमेरिका के लिए धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो डाउन ही हो रहा है। जिस तरह से स्ट्रेट फॉर्मूज जो है खुला हुआ था, और अब जो है जैसे केबल की अगर बात करें, फिर टारगेट जो ईरान का होगा कि उस समुद्री एरिया में केबल है उसको इस तरह से जो है डिस्ट्रॉय किया जाए या उस पे कैप्चर किया जाए। फिर जो है रेड सी पे भी जो है वो ईरान का वहाँ पे भी ध्यान है कि वो उसको जो है किस तरह से क्लोज़ किया जाए। तो एक के बाद एक अगर इसी तरह का स्टेप ईरान अगर लेता है तो अमेरिका जो है फिर से जो है वो उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा कि मान लिया जाए अभी तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में सोच रहा है, फिर केबल के बारे में सोचेगा, फिर रेड सी के बारे में सोचेगा। तो ऐसा लग रहा है नवंबर तक में तो वो बहुत ही बहुमत से ही ज़्यादा मार्जिन से लगता है कि ट्रम्प को हार वहाँ पे हो सकता है, और आगे आने वाले समय में इम्पीचमेंट ठीक। या जो भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो स्टेप लिया जा रहा है हाँ, अमेरिका द्वारा, वो लग रहा है कि वो खाई में ही गिरता जा रहा है। नहीं सिर्फ जितना अमेरिका जल्दी ही हो। नहीं, आप अब आप देखिए कि ईरानी नेता, मैं वापस लौटता एक बड़ी खबर जरा साझा कर लेते हैं। ईरानी नेता मोहसिन रजाई की भी तरफ से बड़ी चेतावनी जो है देखने को मिले। कह रहे हैं कि अमेरिका पर हमले जो है वो और ज्यादा तेज होंगे, आने वाले दिनों में तीव्रता बढ़ाई जाएगी। अमेरिका के जो सेना है, अमेरिकी सेना है, उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। देवनाथ सर, कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ अब देखिए, जहां नरमी बरतनी चाहिए, जहां आप कह रहे थे कि सोचना पड़े, लेकिन वहां पर यह रवैया है मोहसिन रजाई का, वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई साहब के पास कोई मौका नहीं है और ज्यादा हम हमले करेंगे। सर अनम्यूट करेगा। हाँ देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान अगर चाहे तो एक जमीनी हमला कर सकता है कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर। बहरीन के ऊपर जो हमला होगा वो तो ईरान की जो नेवी है उसके मेरीन कोर को करना पड़ेगा, क्योंकि पहले बोट से समुंदर क्रॉस करेंगे और उसके बाद बहरीन के तट पर लैंड करना पड़ेगा, एम्फीबियस असॉल्ट होगा। ठीक है, उनके एक पॉलिटिशियन ने ये बयान दिया है, लेकिन मिलिट्री तौर पर आंकलन ये है कि ईरान अगर कुवैत पर या बहरीन पर जमीनी हमला करता है तो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। हम 1991 के सद्दाम हुसैन का मिस एडवेंचर जो था, जब इराक ने सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में कुवैत को कब्जा करने की कोशिश की थी, उसको याद कर सकते हैं। उसमें सद्दाम हुसैन की आर्मी को कोई खास सफलता नहीं मिली थी। जब अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के रास्ते से काउंटर अटैक किया तो सद्दाम हुसैन की आर्मी को हार कर वापस कुवैत खाली करना पड़ा और वापस इराक जाना पड़ा। ऐसा ही कुछ बहरीन के साथ भी हो सकता है, क्योंकि बहरीन पर अगर ईरान की एम्फीबियस असॉल्ट होती है तो शायद बहुत ही डिफिकल्ट असॉल्ट होगी। अगर वो कंट्रोल कर भी लेते हैं तो उसके बाद जो काउंटर अटैक आएगा यूएस मेरीन कोर का, उसको होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फ्रॉम, खासतौर से लॉजिस्टिक्स सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरीन जो है मात्र 30 किलोमीटर दूर है सऊदी से, तो जबकि बहरीन जो है 100 या 150 किलोमीटर दूर है ईरान से। तो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन की मेंटेनेंस का अगर एंगल देखें
तो बहरीन को अगर ईरान ऑक्युपाई भी कर लेता है तो उसको सस्टेन करना मुश्किल होगा। क्या होगा कि चलो इनिशियल सरप्राइज में उन्होंने समझिए रात के अंधेरे में कमांडो अटैक कर दिया, एम्फीबियस अटैक कर लिया, बहरीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बाद हर रोज 20 30 40 छोटी छोटी नावों में भर के जो राशन, पानी, तेल, अम्यूनिशन भेजना पड़ेगा, उन छोटे छोटे शिप्स को यूएस नेवी पर्शियन गल्फ में इंटरसेप्ट करके डुबा देगी। तो एक सस्टेन्ड लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ईरान से बहरीन तक समुद्र के रास्ते चलाना प्राय प्राय इम्पॉसिबल होगा ईरान की नेवी के लिए। जी ठीक है, एक और बड़ी खबर, ईरान ने यूएस नौसैनिक जहाज पर मिसाइलें दागी हैं। क्रूज मिसाइल से अमेरिकी जहाज पर निशाना साधते हुए ईरान नजर आया। ईरान ने इसे ऑपरेशन थंडरबोल्ट का नाम दिया है और दावा किया है कि हमले के बाद अमेरिकी जहाज पीछे हटा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यूएस नौसैनिक जहाज पर मिसाइल दागी गई है। जताब जी, छोटा सा रिएक्शन इस पर। देखिए, निश्चित रूप से अब ईरान कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ टिके ही नहीं, वो अटैक भी करे। इसीलिए अभी आपने जैसे जहाज पे जिक्र किया, इस तरह के हमले कर रहा है। और कल उसने कतर पे और बहरीन पे, कुवैत पे और जॉर्डन तक उसने हमले किए। उसकी यही कोशिश है कि अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको किसी तरह से तोड़ा जाए और उसके अड्डों पे ज्यादा से ज्यादा हिट करके उसको खत्म किया जाए, क्योंकि ईरान को लगता है वहीं से अटैक हो रहा है। तो दूसरी तरफ ये तो अटैक, लेकिन इसका असर कितना है? मुझे लगता है कि ईरान के की जो अब मारक क्षमता है वो पहले से काफी कम हो गई है। एमुनिशन भी निश्चित रूप से पहले से कम हो गए हैं, जबकि अमेरिका अब ज्यादा डैमेज करने की स्थिति में है और डैमेज कर रहा है। तो अगर परसेंटेज देखा जाए तो ईरान अब पहले जितना इफेक्टिव नहीं दिख रहा है, उसकी कहीं ना कहीं कमजोर होती नस दिख रही है। और अब इसीलिए जैसा आपने कहा कि अब अमेरिका ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की भी सोच रहा है। मुझे लगता है जो खास करके हॉर्मुज का जो दक्षिणी ईरान का इलाका है, हो सकता है अमेरिका ये कोशिश करे उस पर कब्जा करने की और उसके थ्रू फिर आगे बढ़ने की, प्रेशर बनाने की। जहां तक ईरान के अटैक की बात है कुवैत पे या बहरीन पे, देखिए एक चीज जो ईरान के साथ है, बहरीन में जो शिया पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, रूलिंग क्लास वहां सुन्नी है। तो ये पहले भी ऐसी बातें होती रही हैं। ईरान की नजर बहरीन पे है और बहरीन की जनता कहीं ना कहीं ईरान से सिंपैथी, ईरानियन जो इस्लामिक रेजिमे था उससे रखती रही हैं। तो ये खतरा बना है, लेकिन जैसा देवनाथ जी ने कहा कि उसको कितना होल्ड कर पाएगा, एक तो ये लॉजिस्टिकली वो संभव नहीं है और दूसरी तरफ जो आवाम कितना वो सपोर्ट करेगी ये भी एक क्वेश्चन मार्क है गिवन द ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरी तरफ कुवैत पहले भी दुर्भाग्य से इराक वाले इशू में इराक ने उस पर कोशिश की थी और अब अगर ईरान करता है इसमें वो हिचकेगा नहीं, लेकिन वो होल्ड करने की उसकी क्षमता अब वैसी नहीं है। अमेरिका और गल्फ के देश फिर और साथ आएंगे और गल्फ के देश अगर खुल के साथ आ गए तो ये ईरान के लिए खतरा बढ़ेगा। अभी वो भभकती एक तरह से दिए की बाती चल रही है, वो कभी भी बुझ सकती है। ये ईरान को समझना चाहिए, अपनी हठधर्मिता दोनों पक्षों को छोड़नी होगी, क्योंकि इससे युद्ध और बढ़ता जाएगा और दुनिया की क्राइसिस कमने का नाम नहीं लेगी। बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरानी ड्रोन ने ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया, थाईलैंड के झंडे वाले जहाज पर गोलीबारी की। बताया जा रहा है कि बिना अनुमति के ये कमर्शियल जहाज जो है गुजर रहा था, चेतावनी को नजरअंदाज किया गया और इस वजह से हमला किया गया और उसमें आईआरजीसी ने इस जहाज को निशाना बनाया है। मनोज जी, आईआरजीसी पूरी तरह से एक्टिव है और कहीं ना कहीं वो भी फ्रंट पर खेलती हुई नजर आ रही है और हमले हो रहे हैं। सही बात है। आईआरजीसी का जो अप्रोच है पूरे तौर पे जो है स्ट्रेट हॉर्मुज पे वो उसका कंसंट्रेशन है कि किसी भी तरह से जो है उस एरिया में कोई विदाउट परमिशन जो है क्रॉस ना करे। जो भी होगा वो उसका टारगेट करेगा ही। हालांकि अमेरिका का ये रूप था कि ओमान के थ्रू जो है कुछ शिप को लाया जाए और धीरे धीरे जो है हैबिट हो जाएगा तो फिर उधर से ईरान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सॉवरेनिटी जो है ओमान का होगा। लेकिन आईआरजीसी का अप्रोच रहा है कि नहीं, इस एरिया में जो है वो ईरान का ही वर्चस्व चलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, चाहे वो एरिया ओमान के आसपास का ही क्यों न हो। तो हम लोग वही देख रहे हैं कि पूरा एक्टिव मोड में आ गया है और अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और
जिस तरह से अमेरिका का अप्रोच था, हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि अमेरिका ने सोचा कि अगर ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल किया है, तो हम बाहरी एरिया में हम फिर कंट्रोल करेंगे, ताकि जो है वो फिर ठीक खुल जाएगा, चाहे वो ईरान जो है दबाव में आ जाएगा। ठीक है वहीं वो जब देखा सर। कि ईरान दबाव में माफी के नहीं साथ आ रहा है, आपको बीच में रोक रहा हूं, समय बस इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।